शहनाज, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की असली ताकत क्या है? जी हाँ, बिल्कुल साफ है, मतदान का अधिकार। और ये अधिकार हमें अपनी सरकार चुनने का मौका देता है। लेकिन अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वोट करना हमारा हक तो है, लेकिन हमारे देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं इसके साथ साथ। बिल्कुल, अगर हमारे पास वोट देने का अधिकार है तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं कि हम जागरूक बने, सही उम्मीदवार को चुनें और लोकतंत्र को मजबूत करें। तो क्या है मतदाताओं के अधिकार, क्या है उनके कर्तव्य? आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चक्षु रॉय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। स्वागत है सर। और सबसे पहला सवाल हम अधिकार को लेकर कर रहे हैं, मतदान को लेकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में मतदाता कौन है? संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदाता कौन है? आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है जी। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले जब आप दोनों बात कर रही थी तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश हैं, और इस लोकतांत्रिक देश की जो नींव है वो मतदाता और मतदान पर है। हम लोकतांत्रिक हैं, हम लोकतांत्रिक बने रहेंगे, वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे मतदाता हैं और हमारे मतदाता जागरूक हैं। अगर आप हमारे देश के आसपास देखें तो वहाँ पे कई और देश हैं जहाँ पर जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो चल नहीं पाई है। कि आप हमारे आसपास किसी भी देश को देख लें तो वहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो विफल हो गई है। हमारे यहाँ पे मतदाता कौन है ये एक पेचीदा सवाल नहीं है जी। बट इसका एक अच्छा इतिहास है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले से हमारे यहाँ पर मतदान चल रहा था, और हम लोग अभी दिल्ली में स्टूडियो में बैठे हैं जी। तो जब नई दिल्ली में मतदान हुआ था एक बार 1920-21 के टाइम पे, तो वहाँ पर मतदाता सूची में नई दिल्ली के लिए 300 लोग थे। तो आज़ादी से पहले जो हमारे मतदाता होते थे वो मतदाता बहुत कम होते थे। वो हमारे उस एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, और जो मतदान का हक था वो बहुत ही सीमित लोगों के पास था। सिर्फ पुरुष ही मतदान कर सकते थे। अगर आपके पास ज़मीन है तभी आप मतदान कर सकते थे। आपकी आर्थिक स्थिति एक लेवल से ऊपर है तभी आप मतदान कर पाते थे। तो जो मतदान का हक था वो बहुत कम लोगों के पास था। तो जब हम आज़ाद हुए तो पहली जो सोच हमारे संविधान निर्माताओं के सामने आई वो ये कहा गया कि अगर हम एक बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं तो उसमें मतदान का हक किसके पास हो। और एक बड़ी अच्छी चीज़ लोगों ने पता करी, उन्होंने ये पता करा कि हम लोग नागरिक होने से पहले वोटर हो गए। क्योंकि जिस समय पर हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद इलेक्शन आने वाला था, तो उसकी वजह से हम लोग पहले वोटर हो गए, नागरिक हम बाद में बने। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि वोटर कौन होगा, तो पहला उन्होंने ये कहा कि भाई सभी वोट कर पाएंगे, किसी पर पाबंदी ना हो कि आप पुरुष हैं, आप महिला हैं तो आप वोट नहीं कर सकते, या फिर आपके पास आप शैक्षिक हैं, आप अनपढ़ हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि वोटिंग का जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है वो सबके पास होगा। और उन्होंने ये कहा कि आपको भारत का नागरिक होना होगा और आपकी उम्र 21 साल होनी होगी। तो ये लगभग 2 मोटे मोटे पैमाने तय किए। इसके बाद कुछ तकनीकी चीज़ें थीं कि भाई आपका अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर आप कन्विक्ट नहीं होने चाहिए किसी चीज़ पर, वो सब हैं, बट मोटे मोटे तौर पर आप भारत के नागरिक हो। और जब हम ने अपनी लोकतांत्रिक जर्नी शुरू करी थी तब 21 साल था जी। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर अगर हम यहाँ बात करें वोटिंग राइट्स हमारे संविधान के लिए इतनी अहमियत क्यों रखते हैं? देखिए, आप लोगों ने सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बात कही थी और वो ये कहा था कि मतदान करने से हम सरकार चुनते हैं जी। ये बात बिल्कुल सही है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि मतदान करने से हम अपने जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। जो हमारे जनता के प्रतिनिधि जिनको हम वोट करते हैं वो फिर हमारी बात को रखेंगे, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, वो हमारे लिए ये तय करेंगे कि हमारा देश, हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल मैडम बैठी थी, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे।
हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए सोचेंगे कि क्या शिक्षा प्रणाली हमारे लिए ठीक होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी। जी। तो ये सब करने के लिए हमें जनता के प्रतिनिधि चाहिए जो कि हमारी आवाज़ को रख सके। उस आवाज़ को रखने के लिए हमारा मतदान ज़रूरी होता है। अब काफ़ी सारे देशों में काफ़ी सारी अलग अलग प्रणालियां हैं मतदान करने की। तो जैसे हमारे पास जो प्रणाली है वो ये है कि मेरा वोट एक वोट है और वो एक वोट माना जाएगा। कई जगह पे कुछ और सिस्टम होता है। हमारे लिए ये सिस्टम इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि जब हम लोग आज़ाद हुए तब 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग हमारे यहाँ पर अनपढ़ थे। बिल्कुल जी। और उस समय में अगर आप उन सबको मतदाता बनाना चाहते थे तो आपको एक प्रणाली ऐसी चाहिए थी कि जो कि बहुत ही सरल हो। तो आपको मालूम था कि आपका वोट है, आप डालेंगे, किसी के फेवर में डालेंगे और फिर अगर उसको ज़्यादा वोट मिलेगा तो वो फिर चुन के आपका प्रतिनिधित्व करेगा। बिल्कुल। तो अगर आज की बात करें, आपने जैसे बताया कि पहले 21 साल थी, लेकिन अगर अब की बात करें तो भारत में मतदाता बनने की मिनिमम एज क्या है और क्या युवा मतदाता रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं? जी देखिए, हम लोगों ने शुरुआत 21 साल से करी थी, बट धीरे धीरे जब बात हुई और जनता में एक बदलाव आया तो एक ये भी सोच आई कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए होंगे मतदान करने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा लोग चाहिए तो आपको एक ऐसे वर्ग के लोग चाहिए जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 1985 में संविधान को बदला गया और उस वक्त जो हमारे संसद सदस्य थे उनकी ये सोच थी कि अगर वो 21 साल की उम्र को 18 साल कर दिया जाएगा तो ज़्यादा युवा जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़ पाएगा और अपनी बातों को रख पाएगा और जो उसके होप्स और एस्पिरेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा। नहीं तो वो जो वर्ग था 18 से 21 के बीच का, जब आप स्कूल में नहीं है, कॉलेज में है, आप समझ रहे हैं समाज कैसा चल रहा है, उसकी आवाज़ को लाने के लिए ये एक कदम लिया गया था। अब रजिस्ट्रेशन की आपने बात करी तो इसमें एक हमें चीज़ नोट करनी चाहिए। काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पर शायद मतदाताओं का जो उम्र है वो 18 साल होता होगा जी। बट आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी सुदृढ़ है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी आसानी से मतदाता बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मतदाता बनने के लिए 50 पेज भरने पड़े और 4 ऑफिस जाना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार नहीं चाहती है कि आप मतदाता बने। करेक्ट। हमारे देश में उल्टा है। हमारे देश में जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हर तरह से ये कोशिश करता है कि 18 साल होने के बाद आपको आइडेंटिफाई किया जाए और आपको एनकरेज किया जाए कि आप मतदाता सूची में अपना नाम लिखें। और ख़ास करके आजकल तो ये इतना आसान हो गया है कि अगर आप ECI की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म है, आप उसे भरें, एक आध उसमें डिटेल्स आप प्रोवाइड करें, उसका वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका मतदाता सूची में नाम आ जाता है। एक चीज़ और भी, नागरिक होना, 18 साल होना और उसके बाद मतदाता सूची में नाम होना, ये एक थोड़ी सी ज़रूरी प्रक्रिया हो जाती है ताकि आप अपना नाम कर सकें। तो जब आप 18 साल के होते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए। एक तो आप अपने लोकल लाइब्रेरी में जाएं, आप अपने स्कूल में जाएं, अपने कॉलेज में आएँ और वहाँ से संविधान की एक कॉपी उठाएं और उसको थोड़ा सा देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आप ECI की वेबसाइट पर जाएं अपने मोबाइल से और अपने आप को मतदाता रजिस्टर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी का नाम छूट जाए या फिर अगर कुछ चेंजेस कराने हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? ये भी एक प्रक्रिया थी जिसके साथ हम लोगों ने शुरुआती तौर पर काफ़ी, जब हम नई आज़ादी हुई थी तो हम इस पर काम हुआ। आपको याद होगा, अगर हम अपना इतिहास देखें तो जब हम आज़ाद हुए तो अब हमारी कंट्री का विभाजन भी हुआ था जी। तो काफ़ी लोग इधर से उधर आ रहे थे। तो उस समय पर ये एक बड़ी चर्चा हुई कि कैसे इंश्योर किया जाए कि लोग अपना नाम देर सबेर जब भी वो अपना वोटर लिस्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो वो करवा सकते हैं। काम की वजह से लोग शायद पलायन करें, इधर से उधर जाएं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
तो जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और उसके साथ जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या आपके रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ घर का एड्रेस बदल गया है या आप कहीं और चले गए हैं, तो एक अमेंडमेंट का फॉर्म आता है जिसको आप भरते हैं और उसके बाद उसको वेरीफाई करके किया जाता है। सर, यहीं पर अगर हम बात करें कि वोटर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? ये तो एक इतना गहरा सवाल है। तो देखिए, आपका वोट तभी तक लोकतंत्र को मजबूत करता है जब तक उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन किया जा सके। Okay. तो अगर मैंने वोट किया है तो मेरा वोट जिसको मैंने किया है उसी को पड़ रहा है जी। मेरे पर कोई जोर या कोई दबाव नहीं डाल रहा है कि मैं किसी की तरफ को वोट करूं। मैं अपने आप ही वोट कर सकूं। मेरे वोट डालने के बाद कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है कि मैंने किसी को क्यों डाला या किसी को नहीं डाला। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वो किस टाइप के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई अगर आपके पास क्रिमिनल चार्जेस हैं आपके ऊपर और आपको कन्विक्शन हो गया है तो आप नहीं खड़े हो सकते हैं जी। आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना एसेट का डिटेल, आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है, ये बताना पड़ेगा ताकि मैं मतदाता होने के नाते ये पता कर सकूं कि मैं किसके लिए वोट कर रहा हूं, ताकि मैं एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकूं। एक्सेस मेरे लिए आसान हो जी। तो अगर मान लीजिए मैं डिफरेंटली एबल्ड हूं तो क्या वहाँ पे रैंप है या क्या वहाँ पे लोग हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं। क्या अगर मैं बुज़ुर्ग हूँ, 80-90 साल की मेरी उम्र है, मैं मतदान के लिए नहीं जा सकता हूँ, तो क्या मेरे मत का इतनी अहमियत है कि ईसीआई मेरे घर पर आके मेरा मत लेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए और क्या उनके अधिकारों में आता है ये सारी फैसिलिटीज़? जी, तो एक तो ये बात हो ही गई कि भाई घर तक आएं और रैंप्स रहें। दूसरा ये कि मेरे लिए पोलिंग कितनी आसान है। अगर मैं मतदाता हूं तो मेरी ये अहमियत है कि मेरे लिए पोलिंग कितनी आसान है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कोशिश ये करता है कि हर मतदाता के घर के पास एक पोलिंग स्टेशन हो। तो लगभग ये कहा जाता है कि भाई 1-1.5 किलोमीटर में अगर आपके पास पोलिंग स्टेशन होगा तो आप वहाँ पे जाके आसानी से मतदान कर पाएंगे। बिल्कुल। पहाड़ी इलाके में शायद ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अधिकतर ये कोशिश रहती है कि एक पोलिंग स्टेशन में 1000-1200 वोट हों, आपके घर के पास हो। पोलिंग का जो टाइम है वो ऐसा हो कि भाई आप सुबह भी जा सकें, दोपहर को भी जा सकें, शाम को जा सकें। और आखिरकार पोलिंग ऐसी एनवायरनमेंट में करी जाए जाकि कोई वायलेंस ना हो, आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो और आपको कोई परेशान ना करे, ताकि जो आप अपना मत है वो खुल कर दे सकें। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि दिन पर दिन 2024 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी बढ़ा। और भारत एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर कंसिस्टेंटली 50% से ज़्यादा मतदान होता है। आप कोई भी इलेक्शन देख लें। तो इलेक्शन कमीशन की कोशिश भी ये रहती है कि भाई किस तरह से वोटर्स को एनकरेज किया जाए, किस तरह से कैंपेन किया जाए, ताकि लोग ना सिर्फ अपना नामांकन करें बट फिर अपना उसको जाके मत में ट्रांसलेट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आज काफ़ी सारी हमें जानकारी दी, जो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे उन्हें भी काफ़ी सारी नॉलेज आज मिली। तो मतदाताओं के अधिकार और कर्तव्य के बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे चक्षु रॉय जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।